एजुकेशनल फिलोसफी का ये 7th वीडियो है। जो पहले वीडियो थी 2 उसमें आदर्शवाद ही चल रहा था। अब भी आपके जो 7th वीडियो है इसमें आदर्शवाद के बारे में जो है आपको फिर कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बताऊंगी। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रकृतिवाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आदर्शवाद में शिक्षा को ज्ञान का समानार्थी माना गया है। इनके आदर्शवाद में जो शिक्षा और ज्ञान सिनोनिम्स हैं। आदर्शवाद में शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में माना गया है। तो जो फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी और टीपी नन है, इन्होंने आदर्शवादी शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में माना है। अब आदर्शवादी विचारकों की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट परिभाषा बताऊंगी, इसके अलावा बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं। जैसे प्लेटो की सबसे पहले शिक्षा ज्ञान, विवेक, सद्गुण का व्यक्ति में विकास करना है, जिससे कि वह समाज के साथ अच्छी तरह समायोजन कर सके और बुराइयों को दूर कर सके। यानी कि शिक्षा का मतलब क्या है कि आप किस ज्ञान हो, किसी चीज़ के बारे में जान सकें। विवेक यानी कि सही और गलत की पहचान कर सकें, निर्णय कर सकें। सद्गुण, आपके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। इन्हीं का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और अगर ये ज्ञान, विवेक और सद्गुण का विकास किसी व्यक्ति में हो जाता है तो वो निश्चित रूप से समाज में समायोजन आसानी से कर सकता है। अन्यथा कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लो और अगर आप विवेक से काम नहीं करोगे तो फिर आपकी शिक्षा व्यर्थ है। ये आज से प्लेटो ईसा से भी 300-400 साल पहले हुए तब की ये इनकी डेफिनेशन है, जो आज भी ऐसे ही मान्य है। अब फ्रॉबेल ने कहा शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है और जो उसे भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान को ले जाकर अंत में ईश्वर से ऐक्य स्थापित करती है। इनके सबसे पहले शिक्षा का काम है कि हम अर्निंग कैसे करें, भौतिक ज्ञान वो होगा। ये कि आपको जीविका के लिए जो होगा, शिक्षा के माध्यम से आप जो है अपने जीविका के साधन को अर्न कर सकते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा, जब आप अपने एक स्टेबल हो जाओगे तो आप उसी शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिकता की ओर जाओगे और अंत में आपको ईश्वर से ऐक्य स्थापित हो जाएगा। मेनली यही कि आध्यात्मिकता यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम का अगर आपको ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है क्या सत्य है, क्या शिवम है और क्या सुंदरम है, तो आपका अपने आप ही ईश्वर से ऐक्य स्थापित हो जाता है। बटलर, शिक्षा एक प्रक्रिया है, ये कहा था आपके बटलर ने। कहीं कहीं लिखा भी आएगा शिक्षा एक प्रक्रिया या अध्यवसाय है, तो बटलर की डेफिनेशन है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन पेस्टोलॉजी की शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। इनके जो भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो मनुष्य जब माँ के गर्भ में आता है तो तभी से उसके अंदर कुछ शक्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिन्हें बोलते हैं बाय बर्थ पोटेंशियलिटीज़ या जन्मजात शक्तियाँ या बाय बर्थ पावर्स। तो उनका स्वाभाविक, समरस, इनके हारमोनियस और एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ही आपकी शिक्षा है। तो हर बच्चा एक यूनिक है और हर यूनिक बच्चे की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, अपनी अपनी योग्यताएं हैं। अगर हम स्वाभाविक तरीके से उनको एक सही दिशा दें तो वो जीवन में प्रोग्रेस कर जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम आदर्श केंद्रित है, क्योंकि जैसे नाम ही आदर्शवादी तो पाठ्यक्रम भी आदर्शवादी ही होगा। आदर्शवाद में हमें ऐसा काम करना चाहिए वाली बात आ जाती है। अब देखते हैं प्रमुख आदर्शवादी व शिक्षण विधियाँ। पेपर में बहुत आ जाती है, इन विधियों में से कोई दे देंगे किसने ये विधि दी। सुकरात की विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सुकराती विधि के नाम से प्रसिद्ध है। प्लेटो ने जो शिक्षण विधि दी थी वो संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि वो भी तर्क के साथ। अरस्तु ने दी आगमन और निगमन विधि। आगमन मतलब उदाहरण से नियम और निगम मतलब नियम से उदाहरण। पेस्टोलॉजी ने दी अभ्यास, प्रशिक्षण व क्रिया विधि। हर्बर्ट की आपकी निर्देशन विधि, फ्रोबेल की खेल विधि, हेगेल की तर्क विधि। और जो प्रवचन विधि है आपकी वो आपकी हर्बर्ट की ही है, लेकिन इस विधि को व्यास विधि के नाम से भी जानते हैं। अभी इतनी सारी विधियां हैं, ये हर थिंकर ने अलग अलग दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आदर्शवादी का मानना ये था कि जैसा भी आपका करिकुलम है, कंटेंट है, आप अपने करिकुलम या कंटेंट के हिसाब से आप किसी भी शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब हम भारतीय दर्शन देखते हैं तो वहाँ स्वर्ण मनन निधिध्यासन
वाली स्टेज आ जाती है कि सुनना, मनन करना और उसे अपने अंदर निधिध्यासन बिल्कुल ही आत्मसात कर लेना, वो आपका हो जाता है भारतीय दर्शन में। तो अब आदर्शवादी, इसका मतलब जो ये सारी विधियां हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि आदर्शवादी किसी भी शिक्षण विधि को अपने आप में पूर्ण नहीं मानते हैं। आदर्शवादी की जो शिक्षण जो विधियां हैं वो है आपकी, ये था आपके पढ़ाने के तरीके। इसके अतिरिक्त अगर हम शिक्षा में इस्तेमाल करते हैं तो सामूहिक चर्चा विधि भी करते हैं, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ विधि, अनुभव एवं अंतर्दृष्टि विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदर्शवाद मेनली अनुभव पर बल देता है कि अनुभव के माध्यम से ही हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। स्वक्रिया विधि यानी कि अपने आप करके सीखना, पाठ्य पुस्तक विधि की पुस्तक होंगी उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके माध्यम से बच्चों को समझाना। अब आदर्शवाद में शिक्षक के बारे में कहा गया है, क्योंकि आदर्शवाद वो दर्शन है जिसमें शिक्षक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक को एक पिता के समान माना गया है। पिता ही कह दिया गया कि एक जो है माता पिता, जो माँ होती है बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जो उसको सही दिशा दिखाता है वो होता है आपका शिक्षक या उसका गुरु। तो प्लेटो ने शिक्षक को ईश्वर का प्रतिरूप माना है। अब देख लीजिए शिक्षक की क्या भूमिका है कि प्लेटो ने शिक्षक को ईश्वर ही कह दिया है। तो इसलिए शिक्षक जो है बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और संयमी, मधुभाषी, कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कुछ मुख्य से गुण बताए मैंने, जो लेकिन वर्तमान में जो शिक्षक का स्वरूप है वो बिल्कुल इसके लगभग अपोजिट सा हो गया है। जो पिता पुत्र के संबंध थे या गुरु शिष्य के संबंध थे, वो गुरु शिष्य के संबंध भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान में ज़रूरत है कि हम प्लेटो ने या जो भी आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान दिया गया था उस स्थान को द्वारा स्थापित किया जाए। ये तभी संभव है जब शिक्षक भी इस तरह का व्यवहार करेगा। दूसरा, रॉस ने शिक्षक को विवेकपूर्ण जगत की इकाई माना है। विवेकपूर्ण जगत मतलब शिक्षक ही बताता है क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए कहा विवेकपूर्ण जगत की इकाई। फ्रोबेल ने शिक्षक की तुलना माली से की है। ये जो बताए मैंने आपको तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, एडम्स आदर्शवादी थे, तो उन्होंने अनुशासन के 3 प्रकार बताए थे, प्रभावात्मक, दमनात्मक और मुक्त्यात्मक। जो है प्रभावात्मक अनुशासन पर आदर्शवाद सबसे ज़्यादा बल देता है। तो ये आपके आदर्शवाद के मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है कि इन्हीं स्टेटमेंट पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रकृति के बात के बारे में समझाऊंगी।